चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के 9 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ये सरकारी अभिलेखों का अध्ययन देखते हैं। इस अध्याय में आप देखेंगे कि उपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इन अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलोगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करोगे जहाँ पहाड़ी और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहाँ से दक्कन की ओर आगे बढ़ोगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज्य कैसे स्थापित किया, अपनी राजस्व नीति को कैसे क्रियान्वित किया था, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। राज्य यानी सरकार के द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता है, गुजर बसर करता है। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वे कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखोगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से नहीं हिचकिचाते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसे करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते हैं। आप उन स्रोतों के बारे में जान पाओगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इन संबंध में उपस्थित होती है। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षण पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षणों को एवं यात्रियों द्वारा छोड़े हुए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ोगे। देखते हैं बंगाल और वहाँ के जमींदार देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। आइए यह हम देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। कंपनी के प्रशासनिक वर्षों में प्रारंभ में बंगाल में क्या हुआ तो देखते हैं। वर्धमान में की गई नीलामी और एक घटना देखते हैं। तो सन 1797 में वर्धमान यानी आज के वर्धमान में एक नीलामी की गई और यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा आधारित अनेक महाल यानी भूसंपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूली करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूंकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी ही में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं यानी महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को वो बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर के तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से जमीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथ में रह गया। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया, नीलामी में खरीदार कौन थे और यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में हमें क्या बताती है तो देखते हैं। अदा न किए गए राजस्व की समस्याएं देखते हैं। अकेले वर्धमान राजा की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगे जो बंगाल के विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार बढ़ती जा रही थी।
अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तब सभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय किए जाएंगे। यदि सरकार की राजस्व मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियति प्राप्त की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया में छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के लिए वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि यह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। जमींदार के नीचे अनेक यानी कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा का पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी मांग पूरी की होगी, और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठा करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियत रूप से राजस्व राशि अदा करेगा तथा यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। कुछ शब्दों की ओर देखें तो देखते हैं, राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। एक चित्र है वर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित राजमहल। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल में बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार थे। और एक तस्वीर है चार्ल्स कॉर्नवालिस 1738 से 1805 तक इसका शासन था। का 1785 में थॉमस गैंसबोरो द्वारा चित्रित चित्र है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था जब 1793 में बंगाल में स्थित मरारी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर देखते हैं, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? तो संपत्ति के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा सकता है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। और इस प्रत्याशी हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए
कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंची स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि जो कृषि उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएगी, जमींदारों का बोझ सने सने कम होता जाएगा। दूसरा था, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत यानी किसान के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपने निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा था, राजस्व असमान था, फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक भुगतान नहीं आता तो जमींदारों की जमींदारी को नीलाम की जा सकती है। और चौथा था, इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी जमींदारी का प्रबंधन करने के लिए सीमित कर दिया था। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने बस में रखा और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों को वो भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टरों की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित कर प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में यह तर्क हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया जाएगा, जिस जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले ले और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के लिए समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवारिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धर्मान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। फिर देखते हैं रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने, कुछ शब्द है तो रैयत शब्दों का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया गया था। अब बंगाल में रैयत जमीनों की खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिक्कमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। फिर हम देखते हैं जोतदारों का उदय देखते हैं तो 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति में गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के संरक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे और स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदार यानी अधियारों
बटाईदारों या बरगदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। गाँव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गाँवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारों अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमीन को नीलामी किया जाता था तो अक्सर जोतेदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतेदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गाँव के मुखिया और लोग भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गोटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना स्वाभाविक था। यह साइड वाला चित्र है, बंगाल के गांव का दृश्य है। जॉर्ज चीनर द्वारा 1920 में चित्रित किया गया। चीनरी भारत में 23 वर्ष यानी 18 से 225 तक रहा और उस दौरान उनके अनेक चित्र बनाए गए थे। जिसमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूदृश्यों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल की एक घर का चित्र दिया गया है और उन दिनों जोतेदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। एक है दीनाजारपुर में जोतदार देखे तो बुकानन ने बताया है कि उत्तरी बंगाल के दीनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्तियों का अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को प्रसन्न नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों को होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बिना जरूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देगा। जोतदार जो बड़ी बड़ी जमीनें जोतते थे बहुत ही हठीले और जिद्दी हैं और यह जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई बस नहीं चलता और वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही दे देते और लगभग हर किस्मत में कुछ न कुछ बकाया रकम रख ले जाती और हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज़्यादा ज़मीनें हैं। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटों 2 घंटों कचहरी में रुक लेते तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना यानी पुलिस थाना या मुंसिफ की कचहरी में पहुंच जाते और कहते कि जमींदार के कारिंदे ने उसका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते और जोतदार छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते। फिर हम देखते हैं जमींदार की ओर से प्रतिरोध देखते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में जमींदार की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भूसंपदा की स्वाभाविक नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के लिए रास्ता निकाल लिया। नए संदर्भों में नई रणनीतियाँ बना ली। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भूसंपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो
जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया। इसलिए उस भूसंपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराती जाती रही और अंततोगत्वा राज्य और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा और जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे ये सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेईमानी खरीदारी की, जिसमें कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। जमींदार लोग और भी कई तरीके से अपनी जमींदारी को छीनने के से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेते थे तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं रहता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियार नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भागा देते थे और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी एक खरीदार के लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा हैं। जमींदारों की बिक्री से उन्हें तदामत्य और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिकार मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का भट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने गांव मजबूत कर लिया। जोतदारों ने देहात में अपना पांव मजबूत कर लिया। एक चित्र है महाराजा मेहताब चंद्र 1820 से 1879। जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेज चंद बर्धमान का राजा था और उसके बाद मेहताब चंद के शासन में बर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। अब मेहताब चंद्र ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। देखते हैं 5वीं रिपोर्ट देखते हैं। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्ट में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित है। रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे जिनमें जमींदारों और रेतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था तभी से इंग्लैंड में इसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जानी थी।
चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एक अधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारी की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूह का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन के गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के एक अधिकार को लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों के में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करेंगी और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्ति की गई। 5वीं रिपोर्ट के एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य है, लेकिन ऐसे ही सरकारी रिपोर्टों को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच की। उनसे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि जैसे कि हमने देखा है जब जमींदारी नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। फिर हम इसमें कुछ शब्द देखते हैं। बेनामी का शाब्दिक अर्थ गुमनाम है। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदे के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति ही का नाम नहीं दिया जाता है। और देखते हैं लाठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठैती यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे। एक चित्र है अंडूल राजमहल। ऐसे राजमहल एक युगांतर को दर्शाने वाले अवशेष है। जमींदारों के रहन सहन की पतनोमुखी वैभवशाली जीवन शैली पर बनी सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म है जलसाघर की शूटिंग इसी अंडुल राजमहल में की गई थी। फिर देखते हैं 5वीं रिपोर्ट के उद्धृत देखते हैं तो जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफ़ी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 तदनुसार सन 1796 से 97 में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि यानी जुर्माना 28,70,061 सिक्के
सिक्का रुपये थी और वह वास्तव में 17,90,416 रुपये में बेच दी गई। 14,18,756 रुपये की राशि जुर्माना के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय सनमत 1204 तदनुसार सन 1797 से 98 में 26,66,191 सिक्का रुपये के लिए जमीन विज्ञापित की गई और 22,74,076 सिक्का रुपये की जमीन बेची गई और क्रय राशि 21,47,580 सिक्के रुपये थी। बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे। ये थे नदिया, राजशाही, बिशनपुर यानी सभी बंगाल के जिले के आदि के राजा थे और साल दर साल उनकी जागीरों के लूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों की भी काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। चलिए हम देखते हैं कुदाल और हल देखते हैं। तो आइए हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और अस्थायी कृषि के क्षेत्र में हटाकर सूक्ष्म कृषि के झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवारों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जगह और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवारों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। देखते हैं राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ उभेद लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्वक पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए। ये पहाड़िया लोग कौन थे? वे बुकानन के दौर के प्रति इतने आंशिक क्यों थे? और बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनकी रीति रिवाजों को देखता था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती। उससे कि यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में बताती है, लोगों तथा संस्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों का अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता है। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज में अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काट कर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक या उस साफ की गई जमीन में खेती कर लेते थे और फिर उन्हें उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ दिया करते थे, इलाके में छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। उन जंगलों से पहाड़ियाँ और लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। बेचने के लिए रेशम के कोया और रॉल के कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे या परती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर से बिछ जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी।
शिकारियों झूम खेती करने वाले, खाद बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में पहाड़ी लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छाह में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि ही मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी इलाकों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनकी मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा लेते थे और अन्य जनजातीय तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई झगड़े पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बस कर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। इन पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदार को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी और इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करते हैं तो उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियों को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले दे कर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थित खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति के पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने परती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोत में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक अस्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां अस्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू और सभ्य बनाना होगा। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। जो अस्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चरागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा अस्थायी खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। उपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संग्रह करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाने लगा था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे, लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार
स्वीकार किया। उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सत्ता सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वेतनिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्व सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए। इसलिए जब 1810 से 11 के सदियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़ी लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्व दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे अनेक जंगल और जमीन छीन कर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने का उतारू है। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूंकि संथाल वंशीयों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजस्व की पहाड़ियों में राजमहल की पहाड़ियों में इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बसिंदे यानी संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। हल और कुदाल के बीच भी कि यह लड़ाई बहुत लंबी चली। ये चित्र है एक विलियम हॉजेज द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य है। यहाँ आप जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ी और ऊंची चोटियों को देख सकते हैं जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है और बीच में खरी दुर्ग पहाड़ियाँ दिखलाकर हॉजेज उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है। एक है शब्द है, देखते हैं। एक वाहंटिंग एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्रपट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। बुकानन कौन थे, देखते हैं। फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक रहा, कार्य किया और कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी का शल्य चिकित्सक रहा और कलकत्ता यानी वर्तमान में कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान उसे कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीमपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वनस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे और बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया और 1815 में वह बीमार हो गया और इंग्लैंड चला गया। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। चले हम फिर देखते हैं अपने अगले टॉपिक, देखते हैं संथाल अगुआ बासिंदे। देखते हैं तो सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजहुरिया पहाड़ जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुरानी गांव था पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी हिसाब की गई थी। वहाँ के भूदृश्य को देखकर उसे पता चलता है कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र
की तो काया ही पलट गई। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई और जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है लेकिन बहुत सी ज़्यादा बढ़िया है। और बुकानन ने उत्तरी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं ये नहीं देखी। पूछने पर उससे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली है और वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया और जंगलों का सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का नियंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि की पूरी ताकत लगाकर जुटते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर दिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इस संथाल की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। संथाल को दी जाने वाली ये भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जुतना था। इस पूरे वर्ष क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। उसके चारों ओर खंबे गाड़ कर उसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाकों के अस्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ी लोगों को पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन ई कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्ती अब बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 तक 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या को केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी तिजोरियां में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया। उनमें कहा गया कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते। अब यहाँ दामिन ई कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंतोगत्वा ने वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों के नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी को शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वरक जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब जमीन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़ियाँ लोग खेती के अपने तरीके यानी झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे।
किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर ज्यादा न किए जाने पर और की सूरत में जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था और जमींदार लोग जमीन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के विरोध विद्रोह करने एक का समय अब आ गया है। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5,500 वर्ग मीटर का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले में से लिया गया और औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने में संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ है एक संथालों के बारे में बुकानार के विचार क्या है। तो नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार थे और लेकिन नीचता से रहते हैं और उनकी झोपड़ियों में कोई बार नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती थी, जिन पर भीतर की ओर लेप लगा होता था और झोपड़ियों छोटी और मैली कुचैली होती है और उनकी छत सपाट होती है, उनमें उभार बहुत कम होता है। एक और है कड़ुआ के पास की चट्टानें देखते हैं। बुकानर की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे परीक्षणों से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टानों के एक नुशीला फलक पर आ गया, जिसका कोई यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है जिसमें लाल लाल फेल्ट इस्पात क्वार्टर्ज और काला अबरक लगा है और वहाँ से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वह भी स्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्ड स्पाट, सफेद सा क्वार्ट्ज और काल अबरक था। और श्रोत यहाँ एक चित्र है। संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856 में। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार है और घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्म गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह को चल दिया गया है। विद्रोह अब जंजीरों से बंधे जेल में जाए जा रहे हैं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं और इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अज्ञेय दर्शाया गया है, ब्रिटिश जनता की अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। फिर एक और तस्वीर है। संथालों के गांव जल रहे हैं और संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 में ये न्यूज में लंदन के न्यूज में प्रकाशित चित्र है। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके को छानबीन की गई, संदिग्ध व्यापारियों को पकड़ लिया गया और गांवों को आग लगा दी गई। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितनी शक्तिशाली है और उसमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। एक और चित्र है। संथाल ब्रिटिश राज्य के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के लंदन के न्यूज में प्रकाशित चित्र है। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव एवं शांत दिखाई दे रहे थे, अब नृशंस एवं बर्बरतापूर्वक कृत्यों के स्थान बन गए।
यह संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी एक ग्राम 23 फरवरी 1856 के नंदन न्यूज में प्रकाशित है। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का यह चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वाल्टर शेरविल द्वारा चित्रित किया गया था और यह गांव शांतिपूर्वक, नीरव और रमणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर हुआ प्रतीत नहीं होता है। ये एक है सिंधु माझी। ये सिंधु माझी की तस्वीर है। संथाल विद्रोह का नेता था। चलिए हम देखते हैं बुकानन का विवरण देखते हैं। तो हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसी की रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्य के व्यापार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीशों, सर्वेक्षकों, पल्ले उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उससे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशी रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में जाता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवस्था का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों का खोज में जुट गई और जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का संरक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की, आगे जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूवैज्ञानिकों, भूगोलवेताओं, वनस्पति वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह साधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों के ध्यान पूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लोह खनिज और अबरक, ग्रेनाइट तथा सल्टपीटर से संबंधित सभी स्थलों का पता लगाया। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतनी ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसने फेरबदल करके उससे अधिक उत्पादन कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, तो कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है, इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकार से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। यह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। यह वनों की कटाई और अस्थायी कृषि के बारे में। तो निचली राजमहल की पहाड़ियों से एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा है कि इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकटी घाटियों से धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियों सभी अपने आप में पूर्णतः है। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह नूटसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को वो भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त न हो वहाँ नई तार और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं।
उसके बाद अगला टॉपिक है देहात में विद्रोह, बम्बई दक्कन। अगले पार्ट में देखते हैं।